सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम लोग महामैराथन का डे 3 करने वाले हैं, यानी कि महामैराथन का पार्ट 3 करने वाले हैं। अब तक मैंने आपको 140 क्वेश्चन करा दिया है। आज के सेशन में हम लोग 70 क्वेश्चन और करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टेम्परेचर। आपसे पूछा कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है टेम्परेचर के बारे में गलत लिखा हुआ है। स्टेटमेंट नंबर ए है कि टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। टेम्परेचर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है। ये बात तो सही है। ये सवाल है आपका कि टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, तो ये लाइन तो सही है कि मोस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है। बी में है आपका कि टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब देखो, जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर यानी कि जो मिड लाइन है इक्वेटर, इक्वेटर से जब हम लोग पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये लाइन भी हमारा क्या है, सही है। टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट। अब कह रहा है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ता है ना। और डी कह रहा है कि टेम्परेचर इज लो एट द समिट ऑफ अ माउंटेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एट विच लेवल इज नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटेड टू इन्वॉल्व डिजायर्ड ट्रेड्स। किस लेवल पे जो है नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है, इंडिविजुअल लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे या फिर इकोसिस्टम लेवल पे। तो जो आपका नेचुरल सिलेक्शन है ये आपका पॉपुलेशन लेवल पे होता है मेरे भाई। नेचुरल सिलेक्शन जो है ये किस लेवल पे होता है, पॉपुलेशन लेवल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इन द एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज शो दैट पॉपुलेशन इज। तो ये क्या, ये जो पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कैसे शो करेगा, एक्सपैंडिंग शो होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। तो ये जो है ये आपका डिक्लाइनिंग हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका डिक्लाइनिंग जो है शो करेगा, यानी कि हम लोग राइट आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस वंस इन अ लाइफ टाइम। पूरे लाइफ टाइम में जो है कौन रिप्रोड्यूस करता है। तो बंबू के लिए लिखता है एनसीईआरटी कि फ्लावर्स वंस इन ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये अपने फ्लावर को पूरे लाइफ टाइम में एक बार देता है, कौन, बंबू, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैमल्स जो है वो तो कई बार अपना रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। बर्ड्स एंड मैमल्स भी नहीं होगा, लीची और मैंगो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द रीजन फॉर को एक्सिस्टेंस ऑफ 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज स्पेशन वार्बलर्स। कह रहे कि क्या रीजन है को एक्सिस्टेंस का 5 रिलेटेड स्पीसीज का, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, रिसोर्स पार्शनिंग, पैरासिटिज्म या फिर कॉमेंसिलिज्म। तो रीजन क्या है मेरे भाई, रीजन है रिसोर्स पार्शनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने बस सवाल आप लोग को करा रहे मेरे भाई, सारा सवाल जो है आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। सारा सवाल जो है एग्जाम में रिपीट कर सकता है। ठीक है, झूठ नहीं कहेंगे कि हाँ यही सवाल आएगा, क्योंकि भाई हम थोड़ी क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, क्वेश्चन सेट तो भाई एग्जामिनर करेगा, लेकिन हाँ चांस बहुत ज्यादा है कि ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। 6 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कौन सा प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कैक्टस, कैलोट्रोपिस, कॉफी प्लांट या फिर टोबैको। तो आपका जो कैलोट्रोपिस है ये क्या प्रोड्यूस करता है, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड को प्रोड्यूस करता है। इस वजह से याद रखिए कि कैलोट्रोपिस प्लांट को कभी भी एनिमल जो है ना खाते नहीं है। एनिमल नेवर ईट, नेवर ईट। एनिमल जो है इस प्लांट को इस वजह से नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीकंपोजर्स। आपको बताना है इनमें से कि डीकंपोजर्स कौन है, और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। ये सवाल क्या है आपका, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट कर सकता है कि डीकंपोजर्स कौन है इनमें से। डीकंपोजर्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, उन्हें हम लोग डीकंपोजर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को डीकंपोजिशन कहते हैं। तो डीकंपोजर्स है कौन, फंजाई एंड एल्गी, फंजाई एंड वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया या फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फंजाई एंड बैक्टीरिया, बोथ आर डीकंपोजर्स। ये दोनों जो है ये क्या है मेरे भाई, डीकंपोजर्स हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूज ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का क्या इस्तेमाल है इन ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइजिमा, इम्फाइजिमा के ट्रीटमेंट में, इन ट्रीटमेंट ऑफ आस्थमा एंड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, लास्ट सेशन में भी बताया था कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल हम लोग इम्फाइजिमा में करते हैं। किस में करते हैं? इम्फाइजिमा में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। किसका इस्तेमाल हम लोग मेरे दोस्त एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के लिए करते हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड का कॉपी बनाना, न्यूक्लिक एसिड का कई सारा कॉपी बनाना, उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफेक्शन का, पीसीआर या माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इसके लिए हम लोग पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। At what pH, किस pH पे इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन सिंथेसाइज बाय बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बिकम एक्टिव। जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है यानी कि क्राई प्रोटीन जिसको सिंथेसिस कर रहा है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, किस पीएच पे वो एक्टिव हो जाता है? तो हम जब आपको पढ़ाया था बीटी कॉटन, याद रहेगा अगर आपको कि बीटी कॉटन जब हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था मेरे भाई लोग, तो बीटी कॉटन में हमने क्या बताया था? ऑफलाइन में पढ़ाया था, है ना। बीटी कॉटन में हमने आप लोगों को ये बताया था कि जो बीटी कॉटन है उसमें क्या करते हैं हम लोग, है ना, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का क्या करते हैं, उसमें मिक्सचर सैकेट के फॉर्म में आता है और पानी मिला के पूरा छीट देते हैं। अब जैसे ही इंसेक्ट उसको खाता है तो इंसेक्ट के गट में जाके, इंसेक्ट के गट में जाकर वो एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि इंसेक्ट का गट का मीडियम जो है वो एल्कलाइन होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। ठीक है, कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्कलाइन पीएच। ठीक है, और इसी वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि हमारे गट का मीडियम जो है वो एसिडिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। कितना बासमती राइस का जो वैरायटी है, डॉक्यूमेंटेड वैरायटी, वो ग्रो कराया जाता है इंडिया में? 20, 15, 27 या 5? तो ये भी जो सवाल है मेरे भाई, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस से रिपीट कर सकता है। तो 27 डॉक्यूमेंटेड बासमती राइस का वैरायटी जो है वो इंडिया में ग्रो कराया जाता है। नेक्स्ट है, आरएनए इंटरफेरेंस इज यूटिलाइज्ड टू प्रिवेंट नेमाटोड इन्फेक्शंस इन टोबैको प्लांट, बाय व्हिच वेक्टर आर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस। अब देखो, नेमाटोड जो है वो किसमें था? मेलोइडी गायनी इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट करता था रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स को, जिसको हम लोग क्या किया? आरएनए इंटरफेरेंस के इस्तेमाल करके हमने क्या किया? उसको प्रिवेंट किया, यानी कि बचाया। तो कह रहा है कि अगर हमको प्लांट में एक वेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है तो कौन सा वेक्टर लेंगे? बैक्टीरियोफाज, रेट्रोवायरस, इकोलाई या फिर एग्रोबैक्टीरियम। तो प्लांट के लिए हमारे पास जो वेक्टर है वो कौन है? एग्रोबैक्टीरियम है। एग्रोबैक्टीरियम फॉर प्लांट के लिए होता है। किसके लिए होता है? फॉर प्लांट, है ना। किसके लिए होता है ये? प्लांट के लिए। एग्रोबैक्टीरियम जो है वो किसके लिए? फॉर प्लांट। Next, which of the following organization makes decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism? अच्छा, एक बात को मेरे याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग जब बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं ना, जैसे लेंथी क्वेश्चन जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आप देखते ही छोड़ देते हैं कि टफ होगा, छोड़ दो। नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन बड़ा देख के कभी भी टफ नहीं समझना, क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना है। और ऐसा नहीं कि शुरू का कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग हार्ड देख लिया, जैसे कि 2024 में था, कुछ ऑब्जेक्टिव जो है लेंदी था शुरू का, तो बच्चा पहली अलबला गया और फिर लास्ट में जो है वो गड़बड़ाते चला गया। समझना बात? तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, पूरा 170 ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से बनाना है। ठीक है, 35 को ही आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, या जीईएसी है, या इंडियन पेटेंट ऑफिस है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है, अप्रूवल कमिटी। स्पेलिंग देख लेना, लेकिन यही फुल फॉर्म होगा। ठीक है, कमिटी, सिंगल ही टी होगा। ठीक है, कमिटी, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमिटी जो है ये आपका जीईएसी का फुल फॉर्म है। इस बात को याद रखिएगा, जेनेटिक है ना, जेनेटिकली, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया यार,
जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमिटी। नेक्स्ट है नेम ऑफ रामदेव मिश्रा इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड ऑफ रिसर्च। नेम ऑफ रामदेव मिश्रा जो है वो किस फील्ड ऑफ रिसर्च से जुड़ा हुआ है? इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर जेनेटिक्स। तो नेम ऑफ रामदेव मिश्रा जो है, ये रामदेव मिश्रा जो चचा है, ये है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ये क्या है मेरे दोस्त? ये है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ये इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं, इस बात को याद रखिएगा। सवाल घुमा फिरा के आ सकता है कि रामदेव मिश्रा क्या है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है, तो किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है भाई इकोलॉजी से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, कितने महीने के बाद प्रेगनेंसी के डू लिम्स एंड डिजिट्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलप्स। लिम्स और डिजिट्स जो है वो डेवलप कर जाते हैं। तो लिम्स और डिजिट्स जो है वो कब आपके डेवलप करते हैं? आपका जो एम्ब्रियो है उसका जो लिम्स और डिजिट है वो कब डेवलप करता है? वो डेवलप करता है 5th मंथ में। याद रखिएगा मेरे भाई, ये आपका डेवलप करता है 5th मंथ में। ठीक है, तो 2 मंथ के बाद, 3 महीना के बाद, 1 महीने के बाद या 6 महीना के बाद, तो 5वां महीना जो है वो जाहिर सी बात है 3रा महीना के बाद आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है? ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस अल्बाइकस, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर प्राइमरी फॉलिकल्स। तो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सीक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट है आफ्टर ओवुलेशन द ओवम इज सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड। अब देखो क्या कहा है कि ओवुलेशन के बाद जो ओवम है वो सराउंडेड होता है ग्रुप ऑफ सेल्स से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, ग्रैनुलोसा सेल या थीका लेयर। तो यहाँ पे क्या होता है ना मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ी है या फिर शायद मेरे से लिखने में हो गया है। होता क्या कि ये मान लो कि हमारे पास ओवम है, तो इसके बाहर एक लेयर होता है जिसे हम लोग जेडपी कहते हैं, यानी जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये जोना पेलुसिडा हो गया। अब इसके बाहर जो है एक और लेयर होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो दोनों हो जा रहा है। ठीक है, इस वजह से ऐसे तो आंसर लगा सकते हो, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा दोनों में से कोई होगा एक ही। ठीक है, तो इसका जो है आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, अगर पॉसिबल हुआ तो। समझा बात? कहीं अच्छे से देख लेना। तो मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? कोरोना रेडिएटा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोनों है फिर, है ना। ठीक, देख लेते हैं, एक बार देखना होगा कॉन्सेप्ट, काफी टाइम हो गया पढ़ाया ये चैप्टर को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज हैप्लॉइड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सेल जो है वो हैप्लॉइड है। रीचेक जरूर करना मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज हैप्लॉइड, और कमेंट में बता भी सकते हो। तो बताओ इसमें से हैप्लॉइड कौन है ना। आपको हैप्लॉइड बताना है, इनमें से हैप्लॉइड कौन है? ऊगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, जाइगोट। तो ऊगोनिया जो है वो आपका डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी oocyte भी आपका डिप्लॉइड होता है, सेकेंडरी oocyte आपका हैप्लॉइड होता है, और जाइगोट जो है ये आपका क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट है ए न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विच इज नॉन स्टेरॉइडल इज रिफर्ड एज। ए न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि नॉन स्टेरॉइडल है, देखिए लिखा हुआ भी है, पूछता भी है ये कि बताओ इनमें से कौन जो है नॉन स्टेरॉइडल है। तो नॉन स्टेरॉइडल कौन होता है मेरे भाई? नॉन स्टेरॉइडल जो है ये 3 का है, आ गया। नॉन स्टेरॉइडल जो है वो आपके पास क्या है? सहेली है। सहेली को जो ड्रग है सहेली, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, और इसको डेवलप किया गया था CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इन लखनऊ। ठीक है, फिर से बोल दे फुल फॉर्म, लिख लो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। भैया लिख दीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं। अच्छा रुको, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भैया पैनल पे ना पढ़ाइएगा, पढ़ाएंगे उधर, सेटअप चल रहा है अभी, काम चल रहा है बहुत बढ़िया। 1 फरवरी के बाद जो है बहुत बढ़िया सेटअप हो जाएगा, तुम्हारे दोस्तों और भाइयों के काम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एज पर 2001 सेंसस। 2001 के सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया का क्या था? 1.1%, 3.7%, अप्रोक्सीमेटली 2% या 3%। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो इंडिया का क्या था? अप्रोक्सीमेटली 2% था, यानी कि 1.7% जो है आपका था। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस इज हार्मोन रिलीजिंग। आपको बताना है कि कौन सा इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है हार्मोन रिलीजिंग है, मल्टीलोड 375, LNG20, लिप्स लूप या CUT। तो याद रखिएगा मेरे भाई LNG20। और लिप्स लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड होता है, नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल है, ये भी पूछ सकता है मेरे भाई, नॉन मेडिकेटेड का ये क्या है आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है HIV अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। HIV वायरस जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स के लिए, किसके लिए, एड्स के लिए। तो वो किसके ऊपर अटैक करता है, बी सेल्स के ऊपर, टी सेल्स के ऊपर, टी हेल्पर सेल्स के ऊपर या फिर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। तो ये आपका अटैक करता है मेरे भाई टी हेल्पर सेल्स के ऊपर। नेक्स्ट है गोइंग डाउन ऑफ इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड अ फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म या ह्यूमिफिकेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, इस प्रोसेस को हम लोग लीचिंग कहते हैं। जो हमारे पास इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल्स कंपाउंड होते हैं, है ना, इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल्स, वो जो सॉइल्स में जाते हैं, सॉइल्स में जाते हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, लीचिंग। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे के अनुसार हाउ मच इज द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, कितना ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा। तो देखो एक बार का बात है, भैया लोग से पूछना है कि जो नीट है वो 7 मई को हुआ था, कितने को हुआ था, 7 मई को हुआ था। तो 7 में से याद रखना 7 मिलियन, रॉबर्ट में कितना प्रेडिक्ट किए थे, 7 मिलियन। अच्छा अभी एट प्रेजेंट कितना है मेरे भाई, ये सब पूरा डिटेल में बताया है मेरे भाई PYQ वाले सेशन में। अगर किसी को अभी भी लगता है कि हम डिटेल में करें तो वो PYQ वाला सेशन करे, ठीक है, वहां पे ये सब डिटेल में ये सब क्वेश्चन को कराया है बहुत अच्छे से। तो एट प्रेजेंट जो है वो हमारा कितना है, एट प्रेजेंट जो है वो हमारा लगभग 1.5 मिलियन जो है, 1.5 मिलियन जो है अप्रोक्सीमेटली है। दो अलग अलग जगह पे डाटा लिखा हुआ है, एक जगह 1.5 मिलियन लिखा हुआ है, एक जगह जो है 17 से 18 लाख लिखा हुआ है। तो वही आसपास का ही डाटा दोनों है। तो एट प्रेजेंट जो है वो हमारे पास इतना है, और रॉबर्ट मैंने प्रेडिक्ट किया था 7 मिलियन। बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब देखो इंडिया जो है ना हमारा 12 जो है मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में आता है भाई, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में हमारा इंडिया आता है, बायोडाइवर्सिटी कंट्री में जो है हमारा इंडिया आता है। और वो जो प्रोडक्शन है वो कितना देता है, 8.1% का। Which of the following is not the reason for global warming? कौन जो है इसमें से रीजन नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफोरेस्टेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ चिकलेट फिश इन लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से 200 से ज्यादा स्पीसीज जो है चिकलेट फिश के एक्सटिंक्ट होने का रीजन क्या है। तो कहानी ये है कि नाइल पर्च, है ना, नाम देख लेना, नाइल पर्च है, NILE, नाइल पर्च, ठीक। ये एक बड़ा सा फिश है, ठीक है, सिंपल याद रखना, एक बिग फिश जो है, नाम को डी चेक कर लेना, नाइल पर्च एक बिग फिश है। ये जो बिग फिश है ना, यहाँ से थोड़ा सा याद रखने के लिए कहानी सुन लो कि एक बड़ा सा जो फिश है वो क्या किया भाई, लेक विक्टोरिया में उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसके वजह से क्या हुआ, जो 200 स्पीसीज थे चिकलेट फिश के वो एक्सटिंक्ट कर गए। तो को एक्सटिंक्शन हुआ है या एलियन स्पीसीज इन्वेशन हुआ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ या हैबिटेट लॉस हुआ है। तो हुआ क्या है मेरे भाई, एलियन स्पीसीज इन्वेशन। क्या हुआ है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन हुआ है। ओके नाउ नेक्स्ट, Which of the following is not the reason for global warming? रिपीट करिए है कि कौन रीजन नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का, और बताओगे तुम लोग मेरे भाई, बताओ क्या होगा। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफोरेस्टेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज। अभी बताया है मैंने, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमाउंट ऑफ विच वाइटामिन इंक्रीज आफ्टर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अब देखो क्या रहा है कि जब मिल्क से बनता है दही, जब दूध से बनेगा दही, तो होगा क्या कि विटामिन B12 का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। और एक बात को याद रखना कि मिल्क से कर्ड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है मेरे भाई, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। समझ में आ बात, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस। और कौन सा विटामिन का अमाउंट बढ़ जाता है, तो विटामिन B12। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया, पेनिसिलिन को। वाइल वर्किंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जब वो काम कर रहे थे किस बैक्टीरिया के ऊपर, स्टेप्टोकोकस, एसिटोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस या लैक्टोबैसिलस।
तो वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस के ऊपर और उनको पेनिसिलियम फंजाई से लिख देते हैं, पेनिसिलियम फंजाई से, पेनिसिलियम पूरा नाम लिख दें कि इतना ही लिखे, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, एक फंजाई है। इस पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से उनको क्या मिला था, पेनिसिलिन मिला था। बायोडायवर्सिटी से सवाल है, पेज नंबर 162 में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी क्लास 12 के ओल्ड वाले में पेज नंबर 162 में लिखा हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कौन जो है वो इनहिबिट करता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को, प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, पेनिसिलिन या स्टैटिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिन। स्टैटिन जो है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है यानी कि रोकता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम अ प्लांट सेल, प्लांट सेल से किसी एक होल प्लांट को जनरेट करने का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी क्या कहलाता है, वो कैपेसिटी टिश्यू कल्चर कहलाता है प्लूरिपोटेंसी कहलाता है, टोटिपोटेंसी कहलाता है या माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। तो इस कैपेसिटी को हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं मेरे भाई, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रिपीट करता है। और इस सेल को, जो सेल है ना हमारे पास, उस सेल को हम लोग टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। अभी हाल ही ये सवाल पीवाईक्यू में भी कराया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटिपोटेंट सेल कहते हैं, ठीक है, टोटिपोटेंट सेल कहते हैं जिस सेल के पास ये एबिलिटी हो। नेक्स्ट 33, हिसारडेल इज अ ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, हिसारडेल किसका ब्रीड है, काव का, बफेलो का, चिकन का या सिप का। तो हिसारडेल जो है वो ब्रीड है सिप का मेरे भाई। काव का दो ब्रीड आपको याद रखना है, एक याद रखना है साहिवाल काव, साहिवाल काव, और साहिवाल काव जो है वो कहाँ का था, पंजाब का था। चैप्टर नंबर आपके 5 में लिखा हुआ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। उसके अलावा एक याद रखना है आपको रोजी, क्या याद रखना है, रोजी, जो कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव है आपका कौन, रोजी, ठीक है। इसके ऊपर कहानी है, उसको डिटेल में बताया था कि हमने क्या किया था भाई, बायोटेक के मदद से जो मिल्क का प्रोडक्शन ह्यूमन फीमेल के द्वारा होता है, उस जीन को निकाल के हम इस काव के द्वारा कर रहे थे अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, और इसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वाज यूज्ड टू गेट येलो मोजाइक वायरस रेसिस्टेंट मूंग लेंटिल, म्यूटेशन ब्रीडिंग, इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडेशन या टिश्यू कल्चर। तो इसमें हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। 35 कह रहा है, रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स टुवर्ड एनोड, आपको रीजन बताना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए का फ्रैगमेंट्स है वो एनोड की तरफ क्यों मूव करता है, क्योंकि डीएनए का जो फ्रैगमेंट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, चार्ज विद चार्ज ऑफ बोथ टाइप, या दोनों तरीके का चार्ज होता है, या फिर सिर्फ चार्ज होता है। तो डीएनए का जो फ्रैगमेंट है मेरे भाई वो आपका निगेटिवली चार्ज होता है। ये सवाल इजी था बहुत ज्यादा, है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा था। Which of the following statement is incorrect about DNA replication, कहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत लिखा हुआ है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये स्टेटमेंट तो सही है। मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। म्यूटेशन अपीयर ड्यू टू एरर इन रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑन बोथ स्ट्रैंड ऑफ कंटिन्यूअस, नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आपका होगा डिसकंटिन्यूअस, और दोनों पे नहीं, एक स्टैंड पे जो है डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस, है ना, डिसकंटिन्यूअस एक स्टैंड पे, ठीक है, एक स्टैंड पे जो है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, इस बात को याद रखिएगा। और इस स्टैंड को हम लोग लैगिंग स्टैंड कहते हैं, लैगिंग स्टैंड, इस स्टैंड को हम लोग क्या कहते हैं, लैगिंग स्टैंड कहते हैं। नेक्स्ट है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन राइबोसोमल आरएनए, कौन सा एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है राइबोसोमल आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 या 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज 1। इसका हमने ट्रिक भी दिया था, RHT 1, 2 और 3, है ना, यही ट्रिक था ना, एक बार चेक कर लेना। याद रखना कि जब राइबोसोमल आरएनए यानी rRNA रहेगा तो 1, hnRNA रहेगा तो 2 और tRNA रहेगा तो 3, आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। नेक्स्ट है, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, सच कोड इज नोन एज, कुछ अमीनो एसिड जो है वो एक से ज्यादा अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं ना, सम अमीनो एसिड आर कोडेड,
कुछ अमीनो एसिड जो है कोडेड होते हैं बाई मोर देन वन कोडोन, एक से ज्यादा कोडोन से जो है कोडेड होते हैं। वैसे कोड को हम लोग क्या कहते हैं, अनएम्बिगुअस, डीजेनरेट या रिडंडेंट, यूनिवर्सल या फिर स्पेसिफिक, तो उसे हम लोग कहते हैं डीजेनरेट या फिर रिडंडेंट। What is the role of Vigene in lac operon? लैक ओपेरॉन में ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपका आ सकता है मेरे भाई कि क्या रोल है वाइजिन का लैक ओपेरॉन में। कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, कोड फॉर परमियस, कोड फॉर रिप्रेसर जीन, कोड फॉर ट्रांसएसिटाइलाइज, तो ये कोड करता है परमियस के लिए। उसके अलावा याद रखिएगा कि लैक जेड जीन जो होता है आपका, लैक जेड जीन, ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइड के, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। ये सवाल भी बनता है, ठीक है, ये सवाल भी बनता है कि बताओ लैक जेड जीन जो है वो किसके लिए कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और लैक वाई जीन कोड करता है किसके लिए, परमियस के लिए। इसी तरीके से लैक ए भी होता है जो कि कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, लैक ए, है ना, लैक ए जो है वो किसके लिए कोड करता है, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए मेरे भाई। तो ये तीनों याद रखिएगा, सवाल इस स्लाइड से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस जो है वो किसके स्टडी के ऊपर बेस्ड है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, कंपैरेटिव एनाटॉमी, फॉसिस या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस जो है ये एविडेंस बेस्ड होता है फॉसिस के ऊपर, यानी कि जो मिलियंस ऑफ ईयर अगो, लाखों साल पहले जो जानवर और पेड़ पौधे मर गए और जमीन में दफन हो गए और आज जब खुदाई होता है तो वो हमें मिलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, फॉसिल्स कहते हैं। आसान भाषा में समझिए। व्हाट डू एनालोगस स्ट्रक्चर शो, एनालोगस स्ट्रक्चर क्या शो करते हैं। ट्रिक अगर मेरा याद रहेगा तो हमेशा बनेगा AC और HD, क्या याद रखना है, AC और HD। जैसे दिखा आपको एनालोगस स्ट्रक्चर क्या शो करता है, सीधा मारिए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगर होमोलिगस दिखता तो सीधा लगाना था डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप, कब जो है प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप किया गया, 18,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 75,000 साल पहले या 40,000 साल पहले। तो ये स्टार्ट हुआ था 18,000 साल पहले। याद रखिएगा कि 10,000 साल पहले हम लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए थे, है ना, हम लोग, हम नहीं, हमारे पूर्वज, ठीक है। What is the meaning of charging of tRNA? Charging of tRNA का मतलब क्या है, linking of amino acid with cognate tRNA, attachment of tRNA with ribosome, translation of RNA या modification of RNA। तो linking of amino acid with cognate tRNA। नेक्स्ट है बॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब वैसा डिजीज है जो कि स्प्रेड ना करे पर्सन टू पर्सन। दोज disease which not spread from one person to another person is known as non-infectious disease या non-communicable disease। तो एड्स जो है वो तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है बाय द फ्लूइड। ये भी याद रखिएगा कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो जा सकता है, लेकिन किस मीडियम से, बाय द फ्लूइड। छूने से नहीं फैलेगा मेरे दोस्त, छूने से नहीं फैलेगा, बात करने से नहीं फैलेगा, जब तक फ्लूइड जो है तुम्हारा क्या हो, कांटेक्ट में नहीं आए। उसके अलावा हमारा राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा कैंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज नोन एज PMNL। किस ब्लड सेल्स को हम लोग PMNL कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड, है ना, ल्यूकोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को, मोनोसाइट्स को, न्यूट्रोफिल्स को या फिर प्लेटलेट्स को। तो हम लोग भाई न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स और बैसोफिल्स, ये जो है या आपके क्या कहलाते हैं, PMNL कहलाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अरे फिर से वही आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज नोन एज PMNL, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंटली फाउंड इन कोलेस्ट्रम। पूछा आपसे कि कौन जो है इनमें से अबंडेंटली यानी कि ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं कोलेस्ट्रम में। कोलेस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर जो है वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, जो कि येलोइश कलर का होता है। तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, कल वाले सेशन में बताया है, IgA एंटीबॉडी। और यही IgA एंटीबॉडी पूछेगा कि बताओ कौन सा एंटीबॉडी जो है मदर से बच्चे में जाता है, तो कौन सा एंटीबॉडी जाएगा, IgA एंटीबॉडी, जब जो है मदर फीडिंग कराएगी अपने बच्चे को, यानी कि दूध पिलाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन। ये भी लास्ट सेशन में था कि डाइएसिटाइल मॉर्फिन क्या है। इनडायरेक्ट तरीके से वहां पूछा कि हीरोइन इज, और यहां पूछा कि डाइएसिटाइल मॉर्फिन, तो हीरोइन इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन, तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन इज हीरोइन, खत्म। तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन जो है वो हमारा क्या है, हीरोइन है। जब हम लोग मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम होता है हीरोइन। विच फीवर इज कंफर्म बाय विडाई टेस्ट। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बहुत ज्यादा, कि कौन सा फीवर जो है वो कंफर्म होता है विडाई टेस्ट के द्वारा। आपको बताना है मलेरिया, टाइफाइड, एड्स या निमोनिया। तो विडाई टेस्ट हम लोग किसके लिए कराते हैं मेरे भाई, टाइफाइड्स के लिए जो है विडाई टेस्ट कराया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। इनमें से कौन जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सवाल बहुत अच्छे से रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर के पीवाईक्यू में कराया है एकदम डिटेल में। तो बताओ ऑफसेट, बल्ब्स, राइजोम या जेम्यूल्स। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेम्यूल्स, क्योंकि जेम्यूल्स जो है ये स्ट्रक्चर बनता है स्पॉन्ज में, और स्पॉन्ज जो है ये एक एनिमल है। ये क्या है मेरे भाई, ये एक एनिमल है, और एनिमल में कभी भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसा चीज नहीं होगा। अगर मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसा चीज कहने का मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो सकता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। वो शब्द दे दिया गया है प्लांट के लिए, है ना, किसके लिए, प्लांट के लिए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। एंथीरिडिया आर प्रेजेंट ऑन एंथीरिडियोफोर ऑफ फीमेल थैलस ऑफ मार्केंशिया। करके एंथीरिडिया जो है वो प्रेजेंट होता है एंथीरिडियोफोर के ऊपर फीमेल थैलस ऑफ मार्केंशिया। या कारा जो है मोनोसियस होता है। डिप्लॉयड जीन फॉर्म गैमेट आफ्टर मियोसिस, गैमेट तो भाई मियोसिस के बाद बनेगा। जो स्पोर आर फॉर्म्ड इन क्लाइमाडोमोनास, तो ये भी सही है। अब देखो पहला वाला जो है वो गलत हो गया, कहां पे, यहाँ पे फीमेल नहीं होके, यहाँ पे फीमेल नहीं होके क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे होगा मेल, ठीक है, समझ में बात। तो ये जो है तुम्हारा क्या था, इनकरेक्ट था, ऑप्शन नंबर ए। कहां से सवाल था पता है, सवाल था क्लास 11 के चैप्टर से, जहां पे ब्रायोफाइट पढ़ाया गया है तुम्हारा, ठीक है, प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर टू एज टेरर ऑफ बंगाल। किसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं जी, वाटर हायसिंथ को, बंबू को, लंटाना को या पार्थिनियम को। बताओ मेरे भाई कि हम लोग किसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल हम लोग वाटर हायसिंथ को कहते हैं, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है पानी से, और उसके वजह से मछलियां का और जो और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका डेथ हो जाता है। Which of the following is not a part of microsporangium। कौन जो है इसमें से पार्ट माइक्रोस्पोरेंजियम का नहीं है। इंडोथिशियम, टेपेटम, एपिडर्मिस या माइक्रोपाइल। तो कौन जो है इसमें से माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट नहीं है। माइक्रोपाइल जो है ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट नहीं है। याद रखिएगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, कई बार बता चुके हैं मेरे भाई सेशन, अगर आप लोग किया होगा, मेरा पीवाईक्यू सेशन किया होगा, और जो ऑफलाइन पढ़े तो उनको लिए तो कुछ नहीं है। एपिडर्मिस, इंडोथिशियम, मिडल लेयर और टेपेटम, इस तरीके से बताया है माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, है ना। एपिडर्मिस होता है, इंडोथिशियम होता है, मिडल लेयर होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा टेपेटम होता है, इस तरीके से। दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, ये स्ट्रक्चर किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है, समझ में बात। तो हमारे पास माइक्रोपाइल जो है इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सेल जो है वो डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर। तो जनरेटिव सेल जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, लास्ट के सेशन में भी बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एग apparatus। आपसे पूछा कि बताइए इनमें से कौन जो है वो एग apparatus से एसोसिएटेड नहीं होता है। सिनर्जिड, एग, फिलीफॉर्म apparatus या एंटीपोडल सेल्स। तो हम लोग एम्ब्रियो सैक का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऊपर की तरफ 3 सेल्स होता है, इसी को हम लोग एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। नीचे की तरफ हमारे पास सिनर्जिड और एग होता है, और इस तरीके से फिलीफॉर्म apparatus जो है देखने को मिलता है। तो ये सब तो तुम्हारा क्या हो गया, ये सब तुम्हारा हो गया मेरे भाई एग apparatus, ये सब क्या हो गया, एग apparatus हो गया। एंटीपोडल सेल जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। एंटीपोडल सेल जो है वो एग apparatus में नहीं आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लोनिंग वेक्टर फॉर बैक्टीरिया। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो क्लोनिंग वेक्टर बैक्टीरिया के लिए नहीं है। बैक्टीरियोफाज, प्लाज्मिड, पीबीआर 322 या टीडीएनए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफाज या फिर टीडीएनए। देखो या तो बैक्टीरियोफाज या फिर टीडीएनए, ये दोनों में देख लेना एक बार, ठीक है।
नेक्स्ट है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू इंजेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल डायरेक्टली। अब कह रहे हैं कि न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस में जब हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बताओ, पढ़ाया था, ट्रांसफिक्शन कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, जीन गन कहेंगे या माइक्रो इंजेक्शन। तो इसे हम लोग माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। याद रखना मेरे भाई कि जीन गन जो है इसका इस्तेमाल हम लोग प्लांट में करते हैं, है ना, जीन गन का इस्तेमाल प्लांट में करते हैं। नेक्स्ट है फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए अ फंगस इज ट्रीटेड विद व्हिच एंजाइम। अब डीएनए को निकालना है फंगस से, तो हम लोग किस एंजाइम से ट्रीट करेंगे? तो हमको डीएनए को निकालने के लिए पहले फंगस का सेल वॉल तोड़ना होगा। फंगस का सेल वॉल जो है वो बना होता है मेरे भाई काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। तो हमें डाइजेस्ट करना होगा काइटिन, और काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग लगाएंगे काइटिनेज। क्या लगाएंगे? काइटिनेज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? काइटिनेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पीबीआर 322। पीबीआर 322 का डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम वाले में कराया है, 2 से 3 बार जाकर प्रैक्टिस करो और देखो सेशन को कि पीबीआर 322 में क्या एब्सेंट होता है। ओआरआई होता है, बिल्कुल होता है। रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, बिल्कुल है। टीडीएनए है, नहीं है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। कौन कौन सा है? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स है, और कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉस, इफ अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। अगर हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो क्या करेगा? विल लॉस एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस। क्या वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस को लॉस कर देगा? विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। क्या वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस को लॉस कर देगा? क्लोनिंग वुड बिकम इजियर, क्लोनिंग आसान हो जाएगा, या एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस विल बिकम स्ट्रॉन्गर। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमने समझाया था जब पीवाईक्यू करा रहे थे बायोटेक का, तब। तो वहां से अगर आपको डिटेल में समझना है तो समझ सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये प्लाज्मिड है, यहाँ पे मान लो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स और एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स है। अब ये मान लो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में हमने फॉरेन डीएनए को अपने क्या किया? इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाता है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर देता है, मतलब कि जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस है वो लॉस कर देता है अपने पावर को, है ना। नेक्स्ट, from which of the following bacteria thermostable DNA polymerase is isolated। thermostable DNA polymerase is nothing। thermostable DNA polymerase क्या है मेरे भाई? ये बस क्वेश्चन घुमाता है बिहार बोर्ड। टैग पॉलीमरेज है। ये क्या है मेरे भाई? ये आपका टैग पॉलीमरेज है। और कल ही बताया कि टैग पॉलीमरेज हम लोग कहां से आइसोलेट करते हैं, कहां से ऑब्टेन करते हैं? थर्मस एक्वेटिकस से। कहां से है? थर्मस एक्वेटिकस से, ठीक है। Which of the following bacteria synthesize insecticidal protein। कौन सा बैक्टीरिया जो है वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन सिंथेसाइज करता है? एग्रोबैक्टीरियम, बैसिलस thuringiensis, इकोलाई या आर्कीबैक्टीरिया। तो बैसिलस thuringiensis जो है वो क्या करता है? सिंथेसाइज करता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। बैसिलस thuringiensis को हम लोग शॉर्ट में बीटी कहते हैं, और ये जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर और ट्रू ब्रीडिंग विच फ्लावर प्लांट ऑफ एंथ्रीनम प्लांट्स है, ठीक है। अब देखो याद रखना, सीधा लग जाएगा। एंथ्रीनम हम किसका एग्जांपल बताया है? याद रखो, है ना। एंथ्रीनम किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का है, डोमिनेंस का है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, या ब्लीडिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर का। तो एक बार क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। F1 जनरेशन वाज पिंक फ्लावर विच इज एन एग्जांपल। अब देखो ये भी कह दिया कि F1 जनरेशन में जो है वो हमारे पास क्या आया है? पिंक फ्लावर आया। हम बताया था कि लाल फ्लावर और उजला फ्लावर में हमने क्या किया था? रेड और व्हाइट में, है ना, रेड और व्हाइट में जो है हमने क्या किया था? क्रॉस कराया था। तो हमको F1 जनरेशन में जो है वो फ्लावर क्या आया था? पिंक आया था। तो जो उन का बीच का आया ना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर सी। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल भी तो ये वाला बताया था, एंटीरिनम, समझे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बताओ इनमें से कौन इनकरेक्ट है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर, सही है। फैक्टर आर डिस्क्रीट, सही है। इन पी फैक्टर आर इम्पेयर, फैक्टर जोड़े में होता है पी में। एलिल ब्लेंड विद ईच अदर, नहीं, एलिन जो है वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। साइटोलॉजिकल बेसिस क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का? देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील ऑफ पेयर सेपरेट्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। एलील में भी डोमिनेंट और रिसेसिव पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ इन लाइन इंडिपेंडेंटली इन मेटाफेज 1। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो किसने दिया? मेंडल ने दिया, सर्टेन एंड बोवरी ने दिया, मॉर्गन ने दिया, या फिर हैंकिंग ने दिया। तो इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने वाले साइंटिस्ट हैं सर्टेन एंड बोवरी, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो है ये आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। डाउन सिंड्रोम जो है वो गिवन बाय लैंगडन डाउन, ये भी सवाल आता है, गिवन बाय लैंगडन डाउन, लैंगडन डाउन, ट्राइसोमी ऑफ 21st, ट्राइसोमी ऑफ 21st, ठीक है, याद रखना एक्स्ट्रा में। Who provided extra diffraction data of DNA? मॉरिस विल्किंस, रोसलिन फ्रैंकलिन, चारगाफ या वाटसन एंड किक या फिर होले? किसने एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ डीएनए दिया? मॉरिस विल्किंस और फ्रैंकलिन ने, है ना, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। What was the conclusion of Hershey and Chase experiment? हर्शे और चेक्स के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था? हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था? उनका कंक्लूजन था कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन है? डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए तो घर जाओ तो डीएनए में देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज डीएनए, वो बैक्टीरिया पे काम नहीं कर रहे थे, वो काम कर रहे थे आरएनए के ऊपर। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज डीएनए। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो मेरे भाई तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।